उनके वैसे ही वो गधे बेच बेच कर तो कमाई कर रहे हैं, गधे और बकरे बेच रहे हैं, अपनी औरतों को भी चाइना में बेच रहे हैं वहाँ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। वो चाइना उनको खरीदता है। वो पहले अपना देख लें। शिमला समझौता कैंसिल कर दो तो 93,000 जो हमने पकड़े थे वो वापस करो, यही मतलब होता है ना उसका। वो 93,000 तो हमने शिमला समझौते में ही छोड़े ना। दूसरा ये है कि जो टेरिटरी हमने शिमले उस युद्ध में 71 के युद्ध में तुम्हारी वहां तक ले ली थी, वो सब वापस करोगे क्या? तो भारत में भी भारत के नागरिक शहरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसके क्या मायने हैं? भारत तो 800 साल लड़ने का महारथी है। विश्व में अगर किसी एक कंट्री को अनुभव है चरमपंथ से लड़ने का, या मैं कहूं टेररिज्म से लड़ने का, वो सिर्फ भारत है। जो जिन्ना साहब बनाना चाहते हैं उनके नजरों में, जिन्ना साहब कायदे आजम जिसको कहते हैं, वो जो बनाना चाहता था वो हम बना चुके हैं। और अब हम तुम्हारे अंदर गृह युद्ध करने की स्थिति में हैं। तो अमेरिका को अगर इस पर विरोध कर देगा और उसको चरमपंथ से लड़ना भी है तो किसका सहयोग लेगा? पूरे विश्व की राजनीति में अगर उसने किसी का सहयोग लिया था तो यूके का लिया था। और चरमपंथ के खिलाफ उसको किसी को सहयोग चाहिए तो वो सिर्फ एक देश है, वो है भारत। नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने पहली बार बिहार में सार्वजनिक तौर पर पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उधर पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मामला और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा, पीएम मोदी ने क्या कहा और शहबाज शरीफ ने क्या कहा, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है खास मेहमान डीके दुबे जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है, जियो स्ट्रेटेजी पर, जम्मू कश्मीर पर और सुरक्षा मामलों पर अच्छा खासा दखल रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरुवार को दोनों ही तरफ से बातें हुई हैं पहलगाम हमले के बाद। सबसे पहले पीएम मोदी का बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी, जो भारत ने कुछ कार्रवाई की थी इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने की, वीजा रद्द करने की, उसके बरक्स उसकी जवाब में उन्होंने कुछ बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी बिहार गए और उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित किया, इंग्लिश में बोला। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. और इंग्लिश में जो बात उन्होंने बोली और उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो इसके पीछे जिम्मेदार है उनको ट्रैक करेंगे और उनके बैकर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपने पहले इस तरह मोदी जी के भाषण सुना है, इससे पहले पुलवामा भी हुआ था। इस बार टोन भी कुछ अलग थी और जो भाषा थी वो तो निश्चित तौर पर इंग्लिश में बोले, उसके भी क्या मायने हैं, ये थोड़ा समझिए। उसका मायने ये है कि जैसे हमारे यहाँ नूपुर शर्मा ने बोला कुछ और था और उसका इंटरप्रिटेशन संसार को कुछ और बताया गया, जिसकी वजह से खाड़ी के देशों का रिएक्शन आया था। इस बार प्रधानमंत्री ने वो गुंजाइश नहीं रखी कि कोई उनके शब्दों को तोड़ फरोड़ कर और घुमाकर बताए। सीधा इंग्लिश में संबोधन, हिंदी की सभा, विश्व को संदेश, विश्व को सीधा संदेश कि हर कंट्री, चूंकि वर्ल्ड के मोस्टली कंट्री इंग्लिश जानते हैं, तो उनको सीधा संदेश दिया है कि मैं क्या करने वाला हूं। और जब वो कहते हैं कि आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये सामान्य बात है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जो उनके बैकर्स हैं, जो उनको मदद करने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो पाकिस्तान को चिंता करना स्वाभाविक है।
क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि बैकर्स कौन है। बैकर्स तो वो खुद ही है, और जो उनका आर्मी चीफ है वो आईएसआई भी रहा। इसलिए पाकिस्तान के लिए विशेष संवेदना का विषय है। अब मैं ये कहता हूँ कि उनकी सरकार को पता था, या आर्मी ने किया, या आईएसआई ने किया, या आतंकी, चूंकि वो भी आतंकवाद से ऐसा नहीं है कि वो पीड़ित ना हो, उनके यहाँ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तमाम संगठन ऐसे घर में पैदा हुए। हाँ, उनके घर में पैदा हुए, उनको ही मार रहे हैं, वो किसी और को नहीं मार रहे, उनको ही मार रहे हैं। तो ये संभव है कि उनकी कौन सी ऑर्गन ये कर रही हो, ये अभी पीएम को भी ना मालूम हो। लेकिन भारत का जो रिएक्शन तत्काल आया, वो रिएक्शन अभी तक पिछले 75 वर्ष में किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं कहता हूं मोदी जी की सरकार ने भी पहले कभी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि गृह मंत्री तत्काल पहुंच जाए बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड मतलब जहां आतंक बंदूकें चल रही हो, वहां हेलीकॉप्टर उतारते और वहां हेलीकॉप्टर उतारकर सीधा एक्शन में आ जाए। ये पहले कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के मामले में ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में वो गई थी, बाहर रोड पर खड़ी थी, लेकिन ये सीधा वहां तुरंत गए और तुरंत इन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया, भारत में तुरंत वापस आ गए। आने से पहले बैठक तय थी, वो एयरपोर्ट पर उतरे, सीधी बैठक में गए और उसके बाद जो कार्यक्रम उनका, जो बैठकें होती हैं वो की। और जैसे ही पब्लिक में वो गए तो उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में अपना स्टेटमेंट दिया। इंग्लिश का स्टेटमेंट पाकिस्तान को संदेश दे रहा था, पूरे विश्व को संदेश दे रहा था। इस समय, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि इस समय पूरे विश्व का माहौल इस्लामिक चरमपंथ की वजह से बिगड़ा हुआ है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व में दिख रही है वो इस्लामिक चरमपंथ दिख रही है। तो जो पूरे विश्व के लीडर्स हैं वो भी ये बात समझते हैं कि भारत कितना बड़ा पीड़ित है। इसलिए प्रधानमंत्री का बयान पाकिस्तान को हतोत्साहित कहना उचित होगा या नहीं होगा, लेकिन उनको कुलबुलाहट जरूर देगा। दूसरा, आपने एक आईएनएस भेज दिया अरब सागर में, सारी आर्मी आपकी अलर्ट है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, सबको एकदम अलर्ट हो गया। गतिविधि देश में बड़ी तेजी से बढ़ गई और प्रधानमंत्री ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, ये मान लीजिए, ये डिस्क्लोज करके ही हम फाइल रहेंगे। अच्छा, मैं लगातार कह रहा हूं कि हम पूरे विश्व को लगातार कह रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमें वापस लेना है और लेना है। ये मैंने कल भी कहा था, ये अवसर है और अवसर, आपदा में अवसर भी देखा जाता है, इसलिए इस बयान का मतलब बनता है। लेकिन जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बोल रहे हैं वो तो खिसियानी बिल्ली वाली बात है। अब शिमला समझौता निरस्त करते हैं। भाई, शिमला समझौता तो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। शिमला समझौता हमें मिल कह रहा है हम तुम्हारे 93,000 छोड़ रहे हैं, वो वापस करोगे क्या? शिमला समझौता कैंसिल कर दो तो 93,000 जो हमने पकड़े थे वो वापस करो, यही मतलब होता है ना उसका। वो 93,000 तो हमने शिमला समझौते में ही छोड़े ना। दूसरा ये है कि जो टेरिटरी हमने शिमले से उस युद्ध में, 71 के युद्ध में तुम्हारी वहां तक ले ली थी, वो सब वापस करोगे क्या? शिमला समझौता निरस्त कर दो, वो टेरिटरी वापस करो, क्योंकि समझौते में वो टेरिटरी जो हमने जीत ली थी 71 में वो वापस करिए। और शिमला समझौते में बायलेटरल हो गया था, हमारा बायलेटरल टॉक हो गया था। बायलेटरल टॉक होने की वजह से हम स्टेप नहीं ले पा रहे थे उनके खिलाफ। अब हम स्वतंत्र हैं, हम स्टेप लेंगे। अब शिमला समझौता कैंसिल कर, अगर वो कह रहे हैं कैंसिल करें, तो इससे तो वो मतलब हमको लाभ है। भारत स्वतंत्र है और क्लेम करने के लिए स्वतंत्र की टेरिटरी मेरी है, मेरी वापस करो। शिमला समझौते की वजह से हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर उस समय वापस नहीं लिया, हम ले सकते थे। अब हम नए सिरे से हम वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लेंगे वापस। इसलिए वो कहते हैं कि शिमला समझौता हम कैंसिल करते हैं, हम भारत के नागरिकों को वापस करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम ट्रेड बंद करते हैं, तुम्हारी औकात क्या है यार, तुम वैसे ही भोगमंगे मर रहे हो, भारत तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा था, इस वजह से तुम 4 कदम चल पा रहे हो। ये सब मतलब ये तो फालतू की बात है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान में भी जो सिक्योरिटी को लेकर जो उनकी कैबिनेट काउंसिल है, हाई जो काउंसिल है, जिसमें जनरल भी होते हैं और
उनके नेवी के भी चीफ होते हैं, एयरफोर्स के भी चीफ होते हैं, आईएसआई के चीफ भी हैं, उन्होंने भी बैठक की और एक एक करके चर्चा करते हैं क्या क्या किए। आपने शिमला समझौते का जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एयर स्पेस बंद करते हैं। ये एयर स्पेस के बंद करने से क्या? एयर स्पेस बंद करने से हम जो खाड़ी की तरफ उड़ान भरते हैं पश्चिमी देशों में, वो हम उनके स्पेस से जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर से चले जाएंगे, हम घूम कर चलेंगे। नहीं फर्क हमारे प्लेन पर, उनको लगता है इनकी इकोनॉमी पर प्लेन्स का किराया महंगा हो जाएगा, इनका सीधा रास्ता बंद हो जाएगा, ये सब कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, बहुत बार पहले भी बंद कर चुके हैं। एक और कहा कि उन्होंने दूसरा एयर स्पेस की बात जहां तक आती है, वो ICAO का हिस्सा है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका समझौता है, उनके पिताजी का समझौता नहीं है, वो बायलेटरल समझौता नहीं है भारत और पाकिस्तान का, वो इंटरनेशनल समझौता है। ये जो हमारा शिमला समझौता था ये बायलेटरल था, ये जो हमारा पानी का जल संधि थी ये बायलेटरल थी, वो इंटरनेशनल है। इसलिए इंटरनेशनल समझौते में बहुत देर तक नहीं टिक सकते तुम, ये पहले भी हो चुका है, ये वो पहले भी कर चुके हैं। और आपको याद था कि यही पुलवामा और ये सब हुआ था, तब भी उन्होंने यही किया था, फिर उनको खोलना पड़ा था क्योंकि वो इंटरनेशनल। और इसका एक इलस्ट्रेशन ये है कि ICAO के मामले में ये पहले ICAO जा चुके हैं और ICJ भी जा चुके हैं। कब? 71 के युद्ध में। 71 के युद्ध में हमने, वो कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस चल रही है, जो मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि हम अपने फाइटर जेट यहां से भेजेंगे भारत के ऊपर से, हमने रोक दिए थे। युद्ध शुरू कहां से हुआ था? 71 का युद्ध तो यहीं से शुरू हुआ, उन्होंने कहा जबरदस्ती भेजेंगे, हमारा ICAO का समझौता है, और हमने उनका एक प्लेन गिरा दिया था वहीं। और हमने ये कहा था कि भाई देखो, सिविल एविएशन का तो रास्ता है, वो इंटरनेशनल ट्रीटी मानते हैं, लेकिन तुम्हारे युद्धक विमानों का नहीं है, तो युद्धक विमान हम कैसे जाने देंगे? वो ICAO गए, ICAO से हम जीत कराए, वो ICJ गए, वहां से हम जीत कराए, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका सिविल एविएशन का समझौता है जो हम इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, हम आपकी डिफेंस को नहीं जाने दे सकते। तो सिविल एविएशन का हमारा समझौता है वो, इसलिए उस पर तो वो तत्कालीन जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन फाइनली उनको खोलना पड़ेगा। ट्रेड भी उन्होंने कहा कि पूरे बंद कर देंगे। हालांकि ट्रेड बायलेटरल उस तरह से डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं होती थी, लेकिन वाया दुबई या फिर वाया दूसरी कंट्री, ईरान या फिर UAE, उधर से सामान पाकिस्तान में जाता था, आता था। तो वो भी उन्होंने कहा कि इससे भी हम भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएंगे। वो अपनी इकोनॉमी संभाल लें, वो बेचते हैं, हम खरीदते हैं, जिससे उनका वो चल रहा है। उनके वैसे ही वो गधे बेच कर तो कमाई कर रहे हैं, गधे और बकरे बेच रहे हैं, अपनी औरतों को भी चाइना में बेच रहे हैं, वहाँ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए वो चाइना उनको खरीदता है। वो पहले अपना देख लें, इस विषय में तो उनकी जानी नहीं, उनको तो खुद ही हटाना पड़ेगा, हम तो चाहते हैं कि वो लगा दें। एक और उन्होंने भी उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ पर भारतीय हैं उन्होंने भी अपना सबका जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बयान था उनका, जब पत्रकारों ने पूछा, दो अलग अलग बयान थे। एक बयान में उन्होंने कहा कि बड़े डेस्परेशन में उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि कोई बड़ी कार्रवाई तो होगी। ये उनकी भाषा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हर एक की, मीडिया से लेकर आम आदमी की भाषा में, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की भाषा हो या उनके मंत्री की भाषा हो। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी पाकिस्तानी नागरिक पे कुछ हमला होता है और उनको लगता है कि इसके पीछे भारत या भारत की एजेंसी या भारत की जो सिस्टम है वो इसमें मुलविस है, वो उसमें शामिल है, तो भारत में भी भारत के नागरिक शहरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके क्या मायने हैं? वो कहे बिल्कुल सत्य रहे, क्योंकि पाकिस्तान बनने का जेनेसिस उन्होंने छेड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ, जिन्ना जब माउंटबेटन के पास जाता है और कहता है कि तुमने हमसे लिया था, मुसलमानों से लिया था हिंदुस्तान, मुसलमानों को वापस दो, और माउंटबेटन ये कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि हमें एक पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी को सत्ता ट्रांसफ़र करनी है, ये स्वतंत्रता का वो नहीं है, ये सत्ता ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और सत्ता ट्रांसफ़र करते समय हमें ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि UN चार्टर बन रहा है, UNO का समझौता है कि उपनिवेशवाद संसार से ख़त्म होना है, तो वो कहता है कि हमें पॉलिटिकल बाइबल अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करनी है। तो जिन्ना कहता है कि एक काम करो, मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ कि आप अलग एक टेरिटरी हमें दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। वहाँ से टू नेशन थ्योरी निकलती है। तो जिन्ना ने किस लिए पाकिस्तान बनाया? पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया कि उसको मुस्लिम आबादी वहाँ ले जानी है। जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि वो हिंदुस्तान को फतेह करना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान, ओरिजिनल पाकिस्तान कहाँ है?
ओरिजिनल पाकिस्तान तो बांग्लादेश है। मुस्लिम लीग कहाँ की पार्टी है? आगा खां कहाँ से आता है? रजिस्टर कहाँ हुई? आंदोलन कहाँ हुआ? कत्लेआम डायरेक्ट एक्शन कहाँ हुआ? वो तो सब बंगाल का मामला है। ईस्ट पाकिस्तान और फिर इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान इसलिए लिया कंटिन्यूएशन विद द खाड़ी हो जाए। उनको लगा अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक ये सब हमको लाइन से मिल जाएंगे तो हम हिंदुस्तान को दोनों तरफ से फतेह कर लेंगे। यही कारण था कि 47 में पार्टीशन होने के बाद ही उन्होंने युद्ध कर दिया, जम्मू कश्मीर आधा ले लिया। फिर 65 की लड़ाई हमारी इसलिए हुई क्योंकि हम 62 हार चुके थे। उनको लगा कि अब जो है वो हम जीत लेंगे क्योंकि जीतने का अवसर है। किस लिए? क्योंकि जिन्ना कहता था कि हिंदुस्तान फतेह करेगा वो। फिर 71 की लड़ाई उन्होंने ज़बरदस्ती फाइटर जेट हमारी तरफ भेजे तो हमने गिराया तो पूर्ण युद्ध में बदल गया। 99 कारगिल वाला टेरिटरी बढ़ा रहे थे। अपरोक्ष युद्ध खाली पीली का है कि यहाँ बम फोड़ देना। अच्छा, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन नेहरू लिया का समझौता उसके बाद हुआ, पार्टीशन के बाद, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भारत इजराइल बन गया, यहूदी एक तरफ हो, एक टेरिटरी में आ गए, हिंदुस्तान में सारे हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, तो फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और दूसरी बात है, हिंदुस्तान को जिन्ना जब कह रहा है, जब एक्सेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा है, तो जिन्ना ये कहता है कि पब्लिक मस्ट हैव टू, वो रूलर हैव टू डिसाइड। कांग्रेस कहती है कि नहीं, जनता डिसाइड करेगी कि किसके साथ एक्सीड होना है। वो कह रहा नहीं, रूलर डिसाइड करेगा, क्योंकि उस समय लगभग 100 या उससे कुछ कम ज़्यादा नवाब बैठे हुए थे। तो उसको लगा कि ये 100 नवाब तो हमको ही देंगे मुसलमान के नाते, हमारे साथ एक्सीड करेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर 100 पाकिस्तान में बनाऊंगा, और 100 पाकिस्तान जब हम बना लेंगे अंदर, तो हम हिंदुस्तान को फिर जब भी हम हमला करेंगे तो ये 100 पाकिस्तान अंदर होंगे, तो हम कब्जा कर लेंगे, जैसे मुट्ठी भर मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने कब्जा किया। तो वो आक्रांता की नीति पर चला गया था। वो अच्छा हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हमारे पास आ गई, इनके पास, पटेल के पास, और पटेल ने माउंटबेटन का 25 जुलाई 1947 का जो भाषण करवाया, उस भाषण में कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बाउंड्री कर दी, कंपल्सन कर दिया कि भाई आपकी बाउंड्री अगर नहीं लगती भारत के साथ तो आप भारत में नहीं आ सकते, आपकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ नहीं लगती तो आप कोई भी हो पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते। माउंटबेटन ने तो जिन्ना की ये बात मान ली थी कि रूलर डिसाइड करेगा। कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस की बात नहीं मानी। कांग्रेस इसलिए कह रही थी कि आबादी हिंदू है, वो इसलिए कह रहा था कि मुसलमान शासक है। तो उसको लग रहा था कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर बना लेंगे, और वो पॉलिसी उसकी चली नहीं। जब वो पॉलिसी नहीं चली 47-48 में, तो उसने 50 में, पाकिस्तान ने क्या किया, 50 में लियाकत अली यहाँ भेज दिया, और नेहरू लिया का समझौता हो गया कि आबादी यहाँ रोकनी आवश्यक है। क्योंकि अगर नवाब को 100 नवाबी नहीं मिल पा रही हैं, या 100 टेरिटरी हमको अंदर नहीं मिल पा रही, तो एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन तो रहे। तो नेहरू लिया का समझौते में पॉपुलेशन अंदर रोक दी गई। अब पॉपुलेशन रोकने के बाद एक और खतरा आ गया कि ऐसा ना हो सब हिंदू हो जाए, मतलब अब घर वापसी कर जाए। तो फिर 55 में मिर्जा और पंत समझौता हो गया कि भाई कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर भी बने रहने चाहिए भारत में। फिर उन्होंने क्या किया कि जो आबादी यहां से गई पाकिस्तान 10,40,000 किलोमीटर लेकर, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रुका वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बना रहा। जबकि जब पाकिस्तान बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़कर जाना था उसको, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बना रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर बने, तो 25 से 30 आर्टिकल जोड़ दिए, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेस बना रहे। रिलीजियस, ये जो इक्वालिटी का राइट था भारत में, सब के पास इक्वालिटी होगी, उसके अगेंस्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये फंडामेंटल राइट की जगह 44 में अंबेडकर को डालना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट में पड़े, लेकिन वो इतना प्रेशर था कि ये सब किया। फिर उन्होंने रिलीजियस स्ट्रक्चर, फिर उन्होंने यहां जो आबादी रुकी थी वो सिस्टमेटिक तरीके से रुकी। सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए रुकी कि 10 भाइयों में से 8 पाकिस्तान चले गए, 2 यहां रह गए, वो सक्सेशन कर जाएंगे। तो जब हमने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया उसमें भी सक्सेशन करवा दिया। कुल मिलाकर जिन्ना जो चाहता था कि हिंदुस्तान को वो फतेह करेगा, और हिंदुस्तान को फतेह करके वो हिंदुस्तान को इस्लामिक शासन में लेकर आएगा, ये पॉलिसी उनकी थी शुरू से। आज शहबाज शरीफ उस पॉलिसी के तहत जो जो काम हुए, इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि पीएफआई पर जब एनआईए की रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। वो ये कह रही थी कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हर जिले में उनका एक कमांडर बैठा हुआ है, उसका मस्जिदों से कनेक्टिविटी है, जो मैसेज वो देना चाहते हैं मस्जिद में तकरीर होती है, वो तकरीर के माध्यम से हर शुक्रवार को सभी को मैसेज चला जाता है। वो तकरीर की बात केवल उनके बीच में रहती है, बाहर नहीं निकलती।
और फिर जो होना होता है वो होता है। आपको याद है जिस समय भारत में सीएए हुआ था, उस समय भारत में कुछ स्थानों पर तेल आटा भी खत्म हो गया था। मुस्लिम और वो सॉरी सीए कह रहा हूं, नोटबंदी, तो कुछ स्थानों पर भारत में नमक 200 रुपए किलो बिक गया, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। क्या हुआ था? वो मैसेज आया गृह युद्ध का हो सकता है, ये नोटबंदी कर दी गई है। नोटबंदी का मतलब हो गया कि हमारी करेंसी बेकार हो जाएगी, हम सिस्टम में भी नहीं है, फेक करेंसी बेकार हो जाएगी, तो घर यहां पर मोदी हटाओ। इसलिए वो जो जहां जहां मुस्लिम क्लस्टर्स थे वहां पर नमक तेल आटा भी पूजा नहीं। वो अलग बात थी कि सरकार तुरंत एक्टिव हो गई और तमाम सीआरपीएफ और ये सब उन क्षेत्रों में लगा दिए गए। कुल मिलाकर पॉलिसी उस समय इरादा उनका यह था कि हिंदुस्तान को अब कब्जा किया जा सकता है नोटबंदी के समय पर। इसलिए वो क्लस्टर्स में चीजें खत्म हो गई थी। मुसलमान जब भी कोई एक्शन होना होता है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं वहां पर लोग बताने लगते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। कोई बोलता नहीं है लेकिन लोग बताने लगते हैं कुछ बड़ा। क्यों? क्योंकि वो माहौल वैसा दिखने लगता है। हर एक व्यक्ति एक सी बात बोलने लगता है। जो उनका मित्र है मुस्लिम, उन 10 से बात करो 10 एक ही बात बोलते हैं। यानी कि वहां से मैसेज आया, तकरीर हुई, वहां से मैसेज आया, तकरीर हुई, तकरीर से मैसेज सभी को गया, अब ये होने वाला है, तैयारी कर लो। पॉलिसी हिंदुस्तान को फतेह करने की। इसलिए आज शहबाज शरीफ अगर ये कह रहा है कि तुम्हारा शहर सुरक्षित नहीं है कोई, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लगता है पीएफआई का स्ट्रक्चर नाम भले आपने बदल दिया हो, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो जिन्ना साहब बनाना चाहते हैं उनके नजरों में, जिन्ना साहब कायदे आजम जिसको कहते हैं, वो जो बनाना चाहता था वो हम बना चुके हैं और अब हम तुम्हारे अंदर गृह युद्ध करने की स्थिति में हैं। तो इसलिए ये बात कह रहा है। हालांकि उसके मुंह से निकलनी नहीं थी ये, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर 100% एक्शन हो सकता है और हमें वापस लेना ही है। क्यों ना? अब बिल्कुल ऐसी भाषा में जो सो कॉल्ड जो आज़ाद कश्मीर पीओजेके का जो पपेट पीएम वहाँ पे है, उसने भी कमोबेश इसी तरह की बात बोली है कि हम मतलब उसने एक तरह से एक्सेप्ट किया कि ये आगे भी होगा और अगर पाकिस्तान जो भारत कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है लोगों पर, उनके लोग भी सुरक्षित। अब इसका एक और मतलब निकालना चाहिए। ये भाषणबाजी ज्यादा कर रहे हैं और वो पोपेट टाइप के लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये करवाकर ये बांग्लादेश से हमारा दिमाग हटाना चाहते हैं, यूनुस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल चल रही है और भारत सरकार भी, संभव यह है, लोग कहते हैं कि भारत सरकार पीछे से कुछ ना कुछ सोचती रहती है, क्योंकि उनका जो सेना प्रमुख है बांग्लादेश का, उसने उनकी कमांड बनने से मना कर दिया। यूनुस उनके पास, उनके पैरों में पड़ा है। सेना प्रमुख ने अघोषित तख्ता पलट कर दिया है। उसने हर एक डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में एक अपना कमांडर बैठाया हुआ है। फिर वो ये यूनुस जाता है चाइना तो वो जाता है रशिया। चलो भारत के खिलाफ कोई सेंटिमेंट होगा, कुछ लोगों का ही सही लेकिन होगा, तो रशिया भी तो वही जो प्रोडक्ट हमारा है वो रशिया का है, तो वो रशिया जाता है। और मोहम्मद यूनुस जो भी चाल चल रहा है वो कहीं ना कहीं से वहीं अंदर काउंटर हो रहा है। मोहम्मद यूनुस खुद में अब केवल एडवाइजर रह गया, शासक नहीं रहा। हमारे बीच में जो चल रहा है कि वो चिकन नेक की बात करता है, चाइना को हम यहां लेकर आएंगे, आर्मी चीफ दूसरे दिन खंडन कर देता है और भारत से हमारे ये रिलेशन है, आर्मी वहां से कुछ कहती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई बांग्लादेश में जो हम पैर बिछाना चाहते हैं हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए, बांग्लादेश बनाया था कायदे आजम ने, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बनाया, तो दोनों तरफ से करेंगे, वो दोनों तरफ से भारत की अब जो हम 2 स्टेपें चलाए हैं, पहले तो शेख हसीना बैठ गई या मुजीबुर रहमान बैठ गए जिसकी वजह से वो भारत के तरफ टिल्टेड हो गए, तो अब ये पूरा ग्रुप जो प्रो भारत है उसको अंदर डालना है और भारत उसको होने नहीं देगा। तो वहां से दिमाग इनका कैसे हटेगा? वहां से दिमाग हटाकर यहां, तो 2 में से एक कारण हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वो हमारा दिमाग वहां से डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए अचानक उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा लोग मार दिए। अब आप पूरा कंसंट्रेशन यहां हो गया, बांग्लादेश भूल जाओगे कैसा है, और मोहम्मद यूनुस वहां स्टैब्लिश हो जाए। मोहम्मद यूनुस को स्टैब्लिश होने के लिए या एंटी खालिदा व एंटी शेख हसीना वहां स्टैब्लिश होने के लिए उनको 1 2 साल 3 साल चाहिए भाई। अब वो 2-3 साल तो आप दे ही नहीं रहे हो। जो भी वो चाल चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पलट रही है।
नहीं, कारण तो और भी है कि उन्हें अपने घर में भी ध्यान हटाना है। जो उनकी लेजिटिमेसी एक जमाने में, जो ये कहे कि जो वकार पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान में हुआ करता, वो है कहाँ? पीटीआई के समर्थक जो कि बहुसंख्यक हैं, वो उनको दिन रात उनको जिस तरीके से गरियाते हैं, वो लगभग खत्म है। अब उनको हीरो बनना है। हीरो बनने के लिए उनको एक फ्रंट पे वॉर चाहिए। उन्होंने कोशिश की अफगानिस्तान से लड़ने की। अफगानिस्तान ने उन्हें कहा कि हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन प्रॉक्सी वॉर से लड़ेंगे, तो वो उन्होंने हालत खराब कर रखी केपीके में। इधर आए हैं तो उन्हें इधर माहौल बनेगा तो फिर आर्मी चाहिए। तो अब जो है कि आर्मी ही सेवियर है। जो सेवियर का जो तमगा है वो आर्मी को चाहिए। तो बचाने का जो उसके पीछे मकसद है वो तो कहीं है, और वो सब अलाइन होते नजर आते हैं कि आर्मी को अपना अस्तित्व अपने ही देश में बचाना है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये सिचुएशन 71 में भी थी, सेम सिचुएशन थी, क्योंकि ईस्ट बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी आंदोलन कर रही थी। ईस्ट बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में। उसका कारण था कि इन्होंने ये कह दिया कि तुम मेनलैंड के नहीं हो, इसलिए तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी से जीत कर आए तो उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाने से मना कर दिया। कहा तुम मेनलैंड से नहीं आते। तो उसने कहा जब हम मेनलैंड ही नहीं है तो हम फिर अलग क्यों नहीं है? तो फिर वो मुक्ति वाहिनी का करा। तो इनको ये लगा कि ईस्ट पाकिस्तान में कंट्रोल करने की बजाय अगर हम हिंदुस्तान से युद्ध कर देंगे तो एक मुस्लिम सेंटिमेंट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमारे साथ आ जाएगा, और उसका परिणाम निकलेगा कि भारत कि हम ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको शांत कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या? हो गया उल्टा, क्योंकि हमसे युद्ध, हमसे छेड़ने का मतलब है हम घुस जाएंगे, और आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उसको बचा पाएंगे। पाकिस्तान ने जो 1971 में गलती करी थी, अगर जो आप बात कह रहे हो वो गलती कर रहा है, तो 4 पाकिस्तान नए बनेंगे। अब इसमें बनेगा ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान और साउथ पाकिस्तान। इसको आप पंजाब कह लो, उसको आप बलूचिस्तान कह लो, उसको आप सिंध कह लो, और उसको आप खैबर पख्तूनख्वा कह लो। लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी? 1971 में तब भी पाकिस्तान थोड़ा सुधरा था, सेंटीमेंट था लोगों का। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति ये है ही नहीं कि वो युद्ध कर सकें। आज तो वो मोदी जी के आने के बाद वो दाने दाने के लिए मोहताज है, ट्रेड करने के लिए मोहताज है। वो हमको सीधा बेचने के बजाय बाया दुबई बेच रहे हैं, और वो भी बंद करने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मालूम क्या है? इसको कहते हैं इस्लाम, जिसको कुछ समझ नहीं आता। आपने इस पर बात की थी कि एक इंटरनेशनल कंसेंसस जो एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामिस्ट का एक्सट्रीमिज्म है, उसके खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ऑप्टिक्स यूएस से दिखाई दे रहे हैं कि यूएस का, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, विदेश मंत्री हो, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वाइट हाउस है, हर तरीके से उन्होंने भारत के साथ खड़े होने का, और नाम लेते हुए टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के साथ मजबूती से, शायद इस तरह का पहले बड़ी संभली हुई सी, ये कहे कि बैलेंस की हुई भाषा होती थी कि, लेकिन इस बार स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको वहाँ की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, आप जानते हैं कि यूएस में जो किसी भी मंत्रालय के ऊपर जो सीनेट कमेटीज होती है, कितनी पावरफुल होती है, उनके लीडर ने कहा कि भाई ये टेररिस्ट नहीं है, शब्द को काट के उन्होंने, सॉरी, मिलिटेंट नहीं है, वो टेररिस्ट है। तो इस लेवल पे भी जो ये कहें कि जागरूकता कह लें, या फिर जो उनकी अवेयरनेस है, या अलाइनमेंट जो सोच का है, वो इंटरेस्टिंग रहा है इस बार। देखिए, उसको ऐसे समझना चाहिए कि वो है इस समय रिपब्लिकन। 3 महीने पहले ये होता तो वहां स्टेटमेंट दूसरा होता, क्योंकि वो डेमोक्रेट थे, वो डेमोक्रेट बैलेंस स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन रिपब्लिकन जो है, उनको ये बात मालूम है कि भविष्य का खतरा संसार में कौन है। वो चाइना को खतरा देख रहे हैं इकोनॉमिक पावर के रूप में, वर्ल्ड पावर के रूप में, लेकिन वो पर व्यक्ति खतरा देख रहे हैं जो चरमपंथ है। ये उनको, रिपब्लिकन को दिखाई देता है। इराक किसने किया था? रिपब्लिकन ने किया था। जब भी एंटी चरमपंथ कार्रवाई हुई है यूएस से, तो रिपब्लिकन ही थे। इसलिए रिपब्लिकन बैठे हुए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इस समय माहौल, रिपब्लिकन वहां बैठे हुए हैं, वो राइट विंग है, और वो टेररिज्म के 100% खिलाफ है। आप सोचो कि पाकिस्तान का ये सारा यूएस से झगड़ा कहां से शुरू हुआ, या यूएस ने सब उनके कट ऑफ कहां से किए? जब पहली बार ट्रंप बैठे थे। ट्रंप के बैठने के बाद उसने पाकिस्तान को बिल्कुल साइड फेंक दिया था। ये आए बाइडन, तो इन्होंने फिर कुछ ना कुछ देना शुरू कर दिया था। ट्रंप आए हैं, फिर
वही गतिविधि है। तो मुझे लगता है कि यूएस को भी ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि भाई टेररिज्म का कोई इलाज नहीं, और अगर हम टेररिज्म को नहीं नकारेंगे तो ये उनके लिए भी खतरा है। आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूएनओ में कह के आया था कि ये केवल हमारे लिए नहीं जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये तुम सब उस लाइन में खड़े हो, क्योंकि ये चरमपंथ है। ये चरमपंथ बचपन से सिखाया जाता है, ये उसके दिमाग में, जहन में बिठाया जाता है कि बकरा झटके से नहीं काटना, हलाल करके काटना है, धीरे धीरे। जो सबसे प्यारा हो उसको ही काटना है, जो तुम्हारा मित्र हो उसको ही काटना है, जो तुम्हारे साथ रहता हो उसको ही काटना है, ये उनको सिखाया जाता है। ये बात डेमोक्रेट्स को समझ में आती है। तो अटल जी ने जब ये कहा था तो उस समय अमेरिका का जू नहीं रहेगा था, लेकिन जैसे ही उनका पेंटागन हुआ तो उनको समझ में आ गया कि चरमपंथ मतलब क्या होता है। तब से उनका रुख एकदम बदला है। हालांकि रुख पहले भी बदला, इराक उन्होंने किया, अब लोग कहते हैं तेल की वजह से किया, ये किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि रिपब्लिकन जब भी वहां बैठे हैं तो रिपब्लिकन को ये बात दिखती है कि इस्लामिक चरमपंथ विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, इसको जड़ से समाप्त ना किया गया तो ये हमको भी खा जाएगी। केवल भारत को नहीं खाएगी, भारत तो 800 साल लड़ने का महारथी है। विश्व में अगर किसी एक कंट्री को अनुभव है चरमपंथ से लड़ने का, या मैं कहूं टेररिज्म से लड़ने का, वो सिर्फ भारत है। क्या था वो अफगानी सरकारें, गुलाम वंश, टेररिज्म था। क्या था ये मुगल, टेररिज्म था। क्या था ये अंग्रेज, टेररिज्म था। और क्या पिछले 75 साल से हो रहा, टेररिज्म ही तो हम झेल रहे हैं। हम तो टेररिज्म के आदी हैं, आप नहीं हो। आपके यहाँ एक घटना हो जाती है तो आप हाथ पैर हिल जाते हैं, हमारे यहाँ खूब होता है और हम खूब लड़ते हैं। इसलिए स्पेशली संसार में, हम ये संसार को अगर चरमपंथ से निपटना है, अमेरिका को चरमपंथ से निपटना है, यूरोप को चरमपंथ से निपटना है, तो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर क्या करेगा, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बैठता है आके। फ्रांस का बैठा आके, उधर के एक एक करके हमारे साथ बैठते हैं, अमेरिका वाले भी हमारे साथ बैठते हैं। वही कैसे निपटते हो? तो हम तो स्पेशलिस्ट हैं, देखो लड़ रहे हैं हम, बहुत जूझ रहे हैं, लेकिन हम स्पेशलिस्ट हैं, ये मानना पड़ेगा। तो अमेरिका को अगर इस पर विरोध कर देगा और उसको चरमपंथ से लड़ना भी है तो किसका सहयोग लेगा? पूरे विश्व की राजनीति में अगर उसने किसी का सहयोग लिया था तो यूके का लिया था, और चरमपंथ के खिलाफ उसको किसी को सहयोग चाहिए तो वो सिर्फ एक देश है, वो है भारत, जो चरमपंथ से पिछले 1800 वर्षों से लड़ रहा है। इसलिए वो ऐसा करेंगे। जनता की उम्मीद ये है कि आगे भविष्य में ना लड़ता रहे, मामले को खत्म करना होगा। जहां से टेररिज्म पनप रहा है उस बिल को खत्म करना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे डेवलपमेंट होते हैं उन पे हर एक एंगल से हम चर्चा करने के लिए फिर से आपके लिए हमारे खास मेहमान DK द्विवेदी आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।